दोस्तों 25 जुलाई को होने वाली एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम अपने एफएलटी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के तहत तीसरा पेपर पर चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न हो सकता है ज्यों का त्यों पूछ ले या उससे मिलते जुलते प्रश्नों के आने की संभावना जरूर रहेगी। तो आइए चर्चा शुरू करें। पहला प्रश्न पूछा है मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम, तो उत्तर है उमा भारती। बाद में ये केंद्रीय मंत्री भी रहीं। और अन्य नामों पर चर्चा करें तो विजय राजे सिंधिया का जहाँ तक बात है तो ये ग्वालियर की राजमाता कहलाती हैं। माधवराव सिंधिया जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता थे, उनकी माँ थी, मतलब ज्योतिरादित्य की ये दादी हुई। और ये जनसंघ से जुड़ी रहीं, भाजपा से सांसद भी रही हैं। और कुछ अन्य नाम पर भी आपको जानकारी होना चाहिए कि वसुंधरा राजे सिंधिया इन्हीं की पुत्री थी और वो राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं वसुंधरा राजे सिंधिया। विमला शर्मा जी की बात करें तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो शंकर दयाल शर्मा थे उनकी पत्नी थी। शंकर दयाल शर्मा जी जो है 1992 से 97 तक भारत के राष्ट्रपति थे। उनकी मृत्यु तो काफ़ी समय पहले हो गई थी, लेकिन विमला शर्मा जो हैं वो अभी अगस्त 2020 में इनकी मृत्यु हुई है, इसलिए चर्चा में थी। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास की बात करें तो मुद्राएं, जब भी व्यापारिक संबंध की बात आएगी तो हमें मुद्राएं तुरंत याद आना चाहिए। अब कुछ समाचार पत्र हैं उनकी बात करें तो ये मैच वाले कॉलम हैं, इसमें हमको पता होना चाहिए कि जो उदारवादी नेता थे, लिबरल वाले नेता थे फिरोज शाह मेहता, उन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल पेपर निकाला था। और एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ इन 2 समाचार पत्रों का संपादन किया था। इन्होंने एनी बेसेंट ने, आपको पता भी होगा कि बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर जो होम रूल लीग चलाया था 1916 में, और ये काफ़ी पॉपुलर हुई थी उस समय। और उसी के तारतम्य में फिर उनको 1917 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें प्रथम महिला अध्यक्ष के तौर पे ये बनी थी। तो अक्सर प्रश्न पूछता है कि कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष बनी तो वो एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन में। फिर बात आती है लीडर समाचार पत्र की, तो ये भी जो उदारवादी नेता थे मदन मोहन मालवीय, उनके द्वारा निकाला गया था। और सर्च लाइट जो है ये समाचार पत्र सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा निकाला गया था। कैग के बारे में कुछ प्रश्न लिखे हैं, कुछ बिंदु, और बताया है कि कौन सा सही नहीं है, मतलब बाकी 3 सही हैं। ऐसे में आपको ये जरूर पढ़ लेना चाहिए कि कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है ना। कई बार हम ये नहीं शब्द न देख के गलत उत्तर चुन लेते हैं। तो कैग का उल्लेख का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात चल रही है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 149 से 151 में है। 148 से शुरू हो जाता है, 151 में है, लेकिन ठीक है जो इसमें ऑप्शन लिखा है तो वो शामिल तो है, उसमें 149 भी शामिल है, इसलिए ये सही है। फिर इसकी प्राप्ति ये है, संघ और राज्य सरकार की प्राप्तियों और व्यय का रिपोर्ट तैयार करना काम है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सूचना के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है, ये गलत है, तो उत्तर होगा इसका डी। कैग के बारे में समस्त जानकारी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसका जो 10वीं यूनिट है, जो संवैधानिक और सांविधिक निकाय है, उसमें भी इसका है। नीति आयोग के बारे में भी पता होना चाहिए। थिंक टैंक है, भारत सरकार के तहत संघीय सहकारिता की नीति को आगे बढ़ाता है। और गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, प्रधानमंत्री इसके चेयरपर्सन होते हैं, मतलब योजना को ही ट्रांसफॉर्म करके नीति आयोग बनाया, तो दोनों कथन सही है। 6वां प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब की गई? तो आपको मैं बता दूं कि पहले अनुसूचित जाति जनजाति आयोग एक साथ था, फिर फ्रेगमेंटेशन हुआ, अलग अलग कर दिया गया। 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2003 में हुआ, इसके तहत अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई, अलग अलग हो गया। ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग अलग, अनुसूचित जनजाति आयोग अलग। और साथ ही जो आर्टिकल 338 था उसमें अलग कर दिया था। आर्टिकल 338 में राष्ट्रीय जो है जाति आयोग हो गया, SC आयोग कमीशन हो गया 338 में, और 338A में जो है वो ST कमीशन कर दिया, और 338B में जो है वो OBC वाला कमीशन कर दिया। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर है पूछा है 7वें में, तो के संथानम कमेटी याद रखना है। ये के संथानम भारत के एक प्रमुख नेता थे, और लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने जो है उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी का जो मेन काम था, कमेटी फॉर जो है किसके लिए थी, करप्शन दूर करने के लिए, मतलब भ्रष्टाचार निरोधक समिति बनाई थी। और इसके लिए बाद में उन्होंने 1962 में बनाई और 64 में सिफारिश इस कमेटी की आई, और उसी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए फिर 1964 में CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया।
ये भी आपके यूनिट 10 में है, इसको भी आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। फिर बात आती है अगले प्रश्न की, राष्ट्रीय हरित एनजीटी की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की बात। तो उसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति है ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। फिर निम्न में से समितियों में से कौन सी संसदीय समितियां जो हैं, तो चाहे वो लोक लेखा समिति मतलब पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी हो, चाहे एस्टीमेट कमेटी मतलब प्राक्कलन कमेटी हो, चाहे वो सरकारी उपक्रम कमेटी हो, तीनों ही समितियां संसदीय समितियां हैं। इसलिए इसका उत्तर 1, 2, 3 होगा। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटों के बारे में बात किया है, तो सिंपल है 11 सीटें हैं। फिर विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में कुछ कथन लिख दिए हैं और विचार करने के लिए कहा है। तो बाकी कथन तो सही है, पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसमें चौथा नंबर का कथन सही नहीं है, क्योंकि जो बौद्धिक संपदा के अधिकारों की बात किया है उसमें लिखा है कि WTO से स्वयं को दूर रखता है, जबकि ऐसा नहीं है। WTO के कार्यों में वो भी शामिल है, जो बौद्धिक संपदा से संबंधित जो ट्रिप्स हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार हैं, ये सभी WTO डील करता है। इसलिए कथन गलत है। इसको आप देख लेना है कि पूछा क्या है। देखिए, निम्न कथनों पर विचार करने के बाद लिखा है कि कौन कौन से सही हैं पूछा है, तो 1, 2, 3 सही हैं। अब इसके पहले प्रश्न में जो हमने चर्चा किया था ST/SC कमीशन 6वें नंबर पे, उसमें आप याद रखिएगा जो OBC का जो है वो 102वां संविधान संशोधन 2018 में है, वो कमीशन बना हुआ है जो OBC का। फिर 12वें प्रश्न पे चर्चा है, यदि हम करें कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात की गई है ना, इकोनॉमिक स्थिति में आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की बात की गई है। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी जो 1969 से 74 तक चली थी। इसके पहले आपको याद होगा कि 3 पंचवर्षीय योजना के बाद जो है 1966 से लेकर 69 में योजना अंतराल हो गया था, क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ चुका था और भी कई कारण थे। तो चौथी योजना में इसको कंट्रोल करने की बात की गई थी। फिर प्रश्न है कि संघ सूची में सम्मिलित हैं कौन कौन से। तो आपको पता है रक्षा की बात आएगी तो सिंपल सी बात है, आप रक्षा और रेलवे देखते ही समझ जाएंगे कि ये संघ सूची का विषय है। इसी तरीके से पासपोर्ट परमाणु एनर्जी वाला संघ का है, विदेशी मामले संघ का है, ठीक है। लेकिन जो दूसरे नंबर में विद्युत की बात करें, शिक्षा की बात करें, ये संघ के नहीं। आप जानते होंगे कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, विद्युत जो है वो राज्य सूची का विषय है। फिर प्रश्न आता है भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत, 1 मिनट, भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल की जब बात आ रही है तो अनुच्छेद 352 होगा, और इसी में आपको 356 जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन है 356 और वित्तीय आपातकाल 360, इसकी भी जानकारी होना चाहिए। अब सुपरनोवा की बात करें कि सुपरनोवा क्या है, तो सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है। अब होता क्या है कि अत्यधिक गुरुत्व के कारण तारों का क्रूड जो है सिकुड़ने लगता है और इसके तापमान में वृद्धि होती है। फलस्वरूप क्या होता है कि क्रूड का जो हीलियम है वो कार्बन में बदलने लगता है, और बाद में जो कार्बन है वो लोहे में परिवर्तित हो जाता है, और अंत में क्या होता है, केंद्र में जो नाभिकीय संलयन की क्रिया है जो तारों में होती है वो रुक जाती है, और तारे की मध्यवर्ती परत गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे के केंद्र पे ही ध्वस्त हो जाती है, मतलब ब्लास्ट हो जाता है। इससे निकलने वाली ऊर्जा तारे की ऊपरी परत को उड़ा देती है और भयानक विस्फोट होता है, जिसको हम बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट। इसलिए इसको हम विस्फोटी तारे के रूप में जानते हैं। फिर प्रश्न है कि कौन सा एक समूह वर्षण का प्रकार है। तो वायु जल की बात करेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि वर्षा तो नहीं है, ठीक है। कोहरा लिखा है लेकिन जल भी लिखा है, तो इसलिए C ऑप्शन भी गलत है। मृदा लिखा है तो D ऑप्शन भी गलत है। हमको एलिमिनेट करते आना चाहिए। अब A में यदि हम गौर करें कि कोहरा भी वर्षा का प्रकार है, ओस भी है, ठीक है, और वर्षा भी है, तीनों वर्षण से संबंधित है। पता होना चाहिए कि ओस क्या है। तो ओस क्या है, जब जलवाष्प का संघनन वनस्पति या फिर अन्य वस्तुओं के ऊपर होता है एक जलकण के रूप में, बूंद के रूप में, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ओस। इसी प्रकार हम कोहरा देखें तो कोहरा जो है वो कुहासा का ही एक रूप है। इसमें जो है विजिबिलिटी कम हो जाती है, दृश्यता कम हो जाती है। और कोहरे का निर्माण होता क्यों है, शीतलीकरण और वाष्पीकरण दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। जबकि हम वर्षा की बात करें तो जब बादलों में मतलब मेघों में जलवाष्प की मात्रा बढ़ती है और वायुमंडल उसके भार को रोकने में असमर्थ हो जाता है, तो फलस्वरूप क्या हो जाती है, वर्षा। तो तीनों चीज़ें वर्षण के प्रकार कहा जाएगा। चिली पेरू के तट से दूर शीत दल के उत्प्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है, नाम क्या है। तो धारा का नाम है हम्बोल्ट धारा। और ये भी पता होना चाहिए आपको कि हम्बोल्ट धारा जो है ये
गर्म जलधारा है, इसी प्रकार से अलगुहास धारा भी गर्म जलधारा है, और कैनेरी धारा जो है वो ठंडी जलधारा है। निम्न में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है, मतलब सबसे ज़्यादा पशु मिलते हैं विश्व में? तो भारत है, जहाँ विश्व के सबसे ज़्यादा पशु हैं। विश्व की कुल जो है कैटल पॉपुलेशन का, पशुधन का 19% भारत में है। यदि हम अलग अलग कैटेगरी वाइज देखें तो 16% गाय हैं विश्व की कुल, मतलब भारत में विश्व की कुल गायों का 16% है, भैंस 50% है, 20% बकरी हैं, 4% भेड़ हैं। मतलब टोटल पशुधन के हिसाब से देखें तो भारत का फर्स्ट रैंक है और दूसरा रैंक ब्राज़ील का है। भारत में उगाई जाने वाली सबसे अधिक कॉफ़ी कहाँ होती है? तो याद रखिएगा, कर्नाटक में होती है। कॉफ़ी की 3 प्रजातियाँ होती हैं, 3 किस्में होती हैं, अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। तो भारत में जो है उत्तम किस्म की अरेबिका ही उत्पादन होता है। इसके अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत भी बहुत है और मांग भी अच्छी है। और हम देखें कि भारत में कितना कॉफ़ी उत्पादित होती है, तो विश्व का 3 से 4% के बीच में कॉफ़ी का उत्पादन भारत में होता है। और भारत में भी मेनली 3-4 जगह हैं। कर्नाटक, मतलब भारत में कुल कॉफ़ी उत्पादन का 50% से अधिक भाग कर्नाटक अकेले उत्पादित करता है। फिर केरल में है, फिर थोड़ा बहुत पोर्शन तमिलनाडु और पश्चिमी घाट में है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना की बात इन्होंने किया है, तो याद रखिएगा कि मीठे पानी की जो कल्पसर परियोजना है वो गुजरात में है। और मीठे पानी की बात किया है, मतलब इस पानी का उपयोग कृषि में, पीने में, औद्योगिक प्रयोग में और ज्वारी ऊर्जा के उत्पादन में होता है। खंबात की खाड़ी में ये परियोजना है, विशाल जलाशय बना है, तो ये याद रखिएगा कल्पसर परियोजना गुजरात में। रुधिर के माध्यम से वृक्क में प्रवेश करता है। वृक्क जिसको इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, किसके माध्यम से प्रवेश करता है? तो ये वृक्क धमनी के माध्यम से प्रवेश करता है। और अशुद्ध रक्त जाता है, वहाँ पर नाइट्रोजन वाले जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो उनका फिल्ट्रेशन किया जाता है। 2 कथन लिखे हैं कि केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम भारत की ग्रामीण जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए 1986 में शुरू किया गया। और फिर कारण लिखा है कथन के बाद कि ग्रामीण स्वच्छता का विषय भारत की समवर्ती सूची में है। तो ये तो सही है, 86 में शुरू किया गया कार्यक्रम, लेकिन जो ग्रामीण स्वच्छता है वो समवर्ती नहीं बल्कि राज्य सूची का विषय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए सही है, किंतु आर गलत है। 23 की बात करें कि कौन सा जो है भारत में मीथेन का है। मीथेन की बात किया इन्होंने कि मीथेन का उत्सर्जक स्रोत नहीं है, तो मोटर वाहन से मीथेन नहीं निकलता। बाकी जो पशुधन है, गन्ने का खेत है, धान का खेत है, इनसे मीथेन उत्सर्जित होता है। बल्कि मोटर वाहन से क्या निकलेगा? मोटर वाहन से आपको कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी गैसें निकलेंगी, है ना, पेट्रोलियम पदार्थों से। और मीथेन की बात यदि हम करें तो मीथेन एक्चुअल में दलदली स्थानों में वनस्पतियों के सड़ने से बुलबुले के रूप में उत्पन्न होती है। और यह सेप्टिक टैंक हैं उनसे भी मुक्त होती है। इसको मार्स गैस भी बोलते हैं। सामान्य तौर पे पशुओं से, धान के खेत में, गन्ने के खेत में जो मल मूत्र या वनस्पति सड़ेगी उससे इसका उत्सर्जन होता है। फिर बात करें गम्मत की। प्रसिद्ध लोकनाट्य गम्मत जो है मध्य प्रदेश के किस से संबंधित है? तो ये जो मध्य प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है, आपको अच्छे से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी प्रश्न इससे पूछते हैं, मैक्सिमम लड़कों का यह पोर्शन वीक होता है। तो गम्मत जो है निमाड़ क्षेत्र से है। और यह गम्मत कब होता है? नवरात्रि, होली, गणगौर के समय किया जाता है। इसमें समसामयिक घटनाओं की अभिव्यक्ति हास्य व्यंग्य के माध्यम से की जाती है। अब हम 25 नंबर की बात करें कि 1857 की क्रांति के दौरान मध्य प्रदेश की महू छावनी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो महू छावनी की इंदौर वाले की बात आएगी, तो याद रखिएगा इसमें नेतृत्व किया था सादत खान ने। उन्होंने इंदौर रेसिडेंसी, जब अंग्रेज़ों ने इंदौर रेसिडेंसी पे हमला किया था तब ये बात आई थी। सादत खां को फांसी दे दी गई थी। रमज़ान की बात करें से की, तो सागर याद आना चाहिए आपको नाम। फिर सम्मेलन किया हुआ है मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ और उनके क्षेत्रों का। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो भदावरी या मदावरी बोली है वो राज्य के भिंड मुरैना क्षेत्र में बोली जाती है। और हाल निहाल आधा ऐसा बोला गया, हाल बोलिए बैतूल और आमला जिलों में। बैतूल जिला है, आमला उसके अंदर बैतूल का जो तहसील है उस क्षेत्र में, मतलब बैतूल और आमला क्षेत्र में बोली जाती है। और ये महाराष्ट्र से चूँकि लगी हुई है तो इसमें हिंदी और मराठी शब्दों का प्रयोग है। कोरकू बोली जो बोलें बात करें तो कोरकू ट्राइब द्वारा बोली जाएगी, छिंदवाड़ा खरगोन वाला क्षेत्र रहेगा। और मालवी बोली की बात करेंगे तो ये मालवा क्षेत्र में, कौन सा आएगा इसमें? रतलाम और नीमच में बोली जाएगी। ये मालवी की जो उत्पत्ति है वो सौर सैनी अपभ्रंश से मानी गई है।
फिर अब बात आती है कि भोपाल रियासत के किस नवाब ने, जो 1948-49 में जब भोपाल को मध्य प्रदेश में विलय हुआ, भारतीय संघ में, मतलब मध्य प्रदेश का पार्ट बना वो, तो भारतीय संघ में विलय जब हुआ तो उस समय वहाँ के जो नवाब थे वो हमीदुल्ला खां थे, आपको याद रखना है। और बाद में विलय होने के बाद ये रेजिडेंसी, क्योंकि जब आपको थोड़ा सा और बता दूं कि 1818 में, मतलब 1818 में ये आंग्ल भोपाल संधि के बाद ये ब्रिटिश रेजिडेंसी बना था, और फाइनली जब आज़ादी के बाद नवाब हमीदुल्ला खां थे तब इसका भारत संघ में विलय हुआ। निम्न में से संप्रेषण में सबसे अधिक सहायक श्रव्य कौन सा है? श्रव्य कौशल तो 3-4 लिखे हैं आपको, प्रतियोगी श्रव्य, सक्रिय श्रव्य, निष्क्रिय श्रव्य, पूर्वाग्रही श्रव्य। तो इसमें बता दें कि सबसे अच्छा जो श्रव्य साधन है वो सक्रिय श्रव्य है। सक्रिय श्रव्य का मतलब ये है कि प्रॉपर वे पे सुनेंगे और साथ बीच बीच में समझेंगे भी और फीडबैक भी देंगे। जबकि प्रतियोगी श्रव्य क्या होता है कि श्रोता जो है वो अपनी बात बीच बीच में रखने में, अपनी बात मनवाने में या अपनी बात रखने में विश्वास करता है, वक्ता की बात प्रॉपर तरीके से नहीं सुनता, और निष्क्रिय में थोड़ा निष्क्रिय बना रहता है। अब बात करते हैं जय विलास महल जो है वो किस ज़िले में है? तो मध्य प्रदेश के, ये याद रखिएगा आप, ग्वालियर में है जय विलास महल। ठीक है, इसका जो निर्माण है वो महाराजा जयाजीव सिंधिया ने कराया था, और ये इतावली शैली में बना हुआ है। वर्तमान में सिंधिया राज परिवार जो है इसमें निवास करता है, अपनी भव्यता नक्काशियों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश उद्योग निगम जो संचालित हाट है, एम्पोरियम है, उनका नाम क्या है? तो मृगनयनी के नाम से संचालित हैं ये, और 10 हैं ये। मध्य प्रदेश के जो मेट्रो हैं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, यहाँ हैं, कुछ अन्य शहरों में भी हैं, साथ ही बाहर भी हैं मध्य प्रदेश के, जैसे नई दिल्ली में भी हैं, कोलकाता में भी हैं, यहाँ पर भी है संचालित है मृगनयनी। नगर निगम के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो चाहे हम नगर निगम के प्रमुख, जिसको हम महापौर बोलते हैं, वो हों, चाहे वो पार्षद हों, मतलब सदस्य हों, दोनों का जो है चुनाव वर्तमान में प्रत्यक्ष तौर पे हो रहा है। मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक का नाम पूछा है तो ये बीपी दुबे हैं। आपको पता है कि 1962 तक जो है, 1982 तक जो है पुलिस महानिरीक्षक का पद होता था पुलिस प्रमुख का, लेकिन 1982 से डीजीपी कर दिया गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और प्रथम थे 1982 में जो ये पद मिला था बीपी दुबे को। 33 की बात करें कि राज्य में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत कितने शहरों का चयन किया गया था? ये पुरानी योजना है, 2005 की योजना है, ये पुराना पूछ लिया क्वेश्चन। तो 4 शहर थे उसमें, इंदौर, उज्जैन, भोपाल और जबलपुर, ये 4 शहर थे। ठीक है, लालिमा अभियान की बात किया है तो देखो ऑप्शन उद्देश्य में क्या लिखा? बच्चों को, महिलाओं को, बालिकाओं को। तो तीनों हैं, बच्चों, महिलाओं और बालिकाओं को जो एनीमिया है, रक्त की कमी है, उससे मुक्ति दिलाना उद्देश्य था। 1 नवंबर 2016 से शुरू किया गया था, इसलिए तीनों सही रहेंगे। 35 की बात करें पीथमपुर, तो पीथमपुर भारत का डेट्राइट है, पता है आपको, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, इंदौर के पास में। स्वचालित वाहनों के लिए और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं इसमें, लेकिन मेन क्या है इसमें? स्वचालित वाहनों के लिए प्रसिद्ध है, वाहनों से संबंधित निर्माण है। मिशन इंद्रधनुष की बात करें, किन बीमारियों का टीकाकरण किया जाता है? तो डिप्थीरिया, क्षय रोग जिसको टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, और काली खांसी, बर्टूसिस बोलते हैं जिसको, ये सभी इसमें शामिल है। एक्चुअल में मिशन इंद्रधनुष नाम है, 7 रंग है ना, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इसी तरीके से 7 बीमारियाँ से संबंधित टीकाकरण किया जाता है। 7 बीमारियों की रोकथाम के लिए कौन कौन सी बीमारियाँ शामिल हैं? तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टीबी, क्षय रोग जिसको बोलते हैं, टिटनस, पोलियो, खसरा और हेपेटाइटिस बी, ये 7 शामिल है। शुरू की गई थी दिसंबर 2014 से। मध्य प्रदेश का देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिलों की बात करें तो केरल का है मल्लेपुरम, और जो एर्नाकुलम है ये पहला साक्षर जिला है। अंतर क्या हुआ? एर्नाकुलम देश का पहला साक्षर जिला और मल्लापुरम देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला, इतना पर याद रखना है। निम्न में से किस युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसियों के भाग का निर्णय हुआ? तो फ्रांसीसियों की बात करें तो 1760 में वांडीवास की लड़ाई हुई थी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट ने किया था और उनका फ्रांसीसियों का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। उसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी और यहीं से फ्रांसीसियों का पतन हुआ भारत से। अगला प्रश्न है कि कौन मुगल दरबार में राजकुमार दारा शिकोह जो है उसके चिकित्सक के रूप में जुड़ा था? तो फ्रांस बर्नियर है। मैं आपको बता दूं ये फ्रांस का निवासी था। ये राजनीतिक भी था, दार्शनिक भी था, इतिहासकार भी था, चिकित्सक भी था, और यह मुगल काल में अवसरों की तलाश में आया था शाहजहाँ के दरबार में। बाद में शाहजहाँ ने उसको अपने पुत्र जो दारा शिकोह है बड़ा पुत्र, उसके इलाज के लिए निजी चिकित्सक के रूप में
नियुक्त किया। और बाद में जो शाहजहाँ के बाद जो है औरंगजेब और दारा सिखों के बीच में जो उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई हुई उसका ये साक्षी था। इसने बाद में किताब एक यात्रा वृतांत भी लिखा, ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर, उसके नाम से लिखा। ठीक है, ये भी आप प्रश्न पूछा जा सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य की बात किया है तो सबसे बड़ा अभयारण्य सागर का जो है नौरादेही अभयारण्य, इसका विस्तार सागर, दमोह, जबलपुर तक है। सागर में मेनली पार्ट आता है। 1194 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल है इसका। और इसमें मुख्य रूप से चीते के अतिरिक्त नीलगाय, काला हिरण, भेड़िया, सांभर, जंगली कुत्ता, ये सब हैं। सबसे छोटे अभयारण्य की बात करें तो राला मंडल इंदौर वाला आएगा। डोलोमाइट की बात करें मध्य प्रदेश में तो सभी में है, बालाघाट, छतरपुर, कटनी। मुख्य रूप से बालाघाट, छतरपुर, कटनी, इन जिलों में डोलोमाइट मिलता है। डोलोमाइट है क्या? कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट है। इसका उपयोग जो है ये लोहा इस्पात उद्योग में, मिश्र धातु बनाने में उर्वरक के रूप में किया जाता है। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र की बात करें, पिछले पेपर जो FLT 2 था उसमें भी आया हुआ था, आपको याद होगा। उमरिया जिले के विरसिंहपुर तहसील में है। 1340 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। पानी की आपूर्ति जोहिला नदी से होती है और कोयले की आपूर्ति जो है सोहागपुर क्षेत्र से होती है, साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा। फिर जल समीर थल समीर का कारण पूछ लिया है तो संबंध तरीके से होता है। आपको बता दूं, पता भी होगा आपको ऑलरेडी कि जल समीर थल समीर होता क्या है। तो दिन के समय जब ये कोस्टल एरिया समुद्री तटीय क्षेत्र में होता है, दिन के समय जब सूर्य चमकता है तो सूर्य से जो गर्मी उत्पन्न होती है या जो वायु है तो स्थल की वायु जो बहुत जल्दी गर्म होती है, और जब जल्दी गर्म होगी तो ये ऊपर उठेगी स्थल की वायु गर्म होगी, और समुद्र की वायु अपेक्षाकृत, समुद्र के ऊपर की वायु अपेक्षाकृत थोड़ा धीरे जो है वो गर्म होती है, तो धीरे से उठती है। तो दिन में क्या होता है, स्थल की वायु ऊपर उठ गई तो यहाँ हवा कम हो गई, हवा का दबाव, तो दिन में स्थल के ऊपर, थल भाग के ऊपर निम्न दाब, लो प्रेशर बन गया, और समुद्र के ऊपर हवा का क्या है, हाई प्रेशर है। तो दिन में जो हवा चलेगी वो समुद्र से स्थल वाले पोर्शन में चलेगी, मतलब जल से थल की ओर चलेगी, जिसको हम जल समीर बोलते हैं। और रात में इसका उल्टी पोजीशन हो जाएगी, मतलब समुद्र के ऊपर जो है लो प्रेशर बन जाएगा और स्थल वाले में हाई प्रेशर रहेगा, तो रात में यहाँ थल से जल की ओर चलेगी जो स्थल समीर कहलाएगी। इससे क्या होती है कि तटीय क्षेत्र की जलवायु समबनी होती है। फिर 44 की बात करें, 46 44 रह गया था। किसानों को उसकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस योजना का शुभारंभ किया गया? तो इसका उत्तर है भावांतर भुगतान योजना। मतलब जो मार्केट प्राइस है फसलों की और जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसके बीच की जो अंतर रहेगा किसानों को, तो सरकार जो बीच के अंतर है, किसके बीच का अंतर, मार्केट प्राइस और MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, उसके बीच के अंतर को किसानों को सरकार दे देती है, डायरेक्ट उसके खाते में जमा होगी। इसको हम बोला गया भावांतर भुगतान योजना। मध्य प्रदेश के गौरव की बात की गई है तो कड़कनाथ मुर्गा है। कड़कनाथ मुर्गा एक्चुअल में इसके जो चोंच है, पैर हैं, पंख हैं, सब काले होते हैं, यहाँ तक कि ब्लड भी काला होता है। और ये हाई प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल इसमें बहुत बढ़िया होता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो है वो मतलब फैट तो है इसमें, प्रोटीन फैट दोनों है, लेकिन फैट में कोलेस्ट्रॉल कम है, इस कारण इसकी काफ़ी डिमांड है। और ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में अलीराजपुर, झाबुआ, धार जैसे क्षेत्रों में मिलता है। आदिवासी इसका औषधि रूप में भी प्रयोग करते हैं। और GI जो टैग है, जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है, उसकी भी मान्यता इसको मिली हुई है। 46 की बात करें, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये प्रश्न जो है थोड़ा सा गलत है, क्योंकि उसमें वो ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन अपने को मिलता जुलता है, उसके सिमिलर ऑप्शन चुनना पड़ेगा। तो सिमिलर ऑप्शन हो जाएगा ये चिल्पी भदोदरा राजमार्ग। लेकिन यदि हम मध्य प्रदेश के सबसे बड़े स्टेट हाईवे की बात करें तो स्टेट हाईवे नंबर 19 है, जो जैतपुर से नागपुर जाता है। जबकि सबसे छोटे स्टेट हाईवे की बात करें तो स्टेट हाईवे नंबर 39 है, जो कि थांदला से कुशलगढ़ जाता है। 47 की यदि हम बात करें कि मध्य प्रदेश में कोयले की खानें मुख्यतः किस कल्प की हैं, तो ये गोंडवाना कल्प की हैं। 2 भागों में बांटा गया है, एक विंध्य वाला क्षेत्र जिसमें हमको सिंगरौली, उमरिया, शहडोल वाला एरिया आ जाएगा, और दूसरा सतपुड़ा वाला क्षेत्र जिसमें छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद वाला क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, कोयले का। और विटमुनेस प्रकार का कोयला हमारे यहाँ है। सम्राट अशोक सागर परियोजना की बात करें, कहाँ पर है? तो ये बेतवा की एक सहायक नदी है हलाली, तो हलाली नदी पे है, विदिशा जिले में। विदिशा राजस्थान क्षेत्र में पानी इसका लाभ मिलता है विदिशा जिले में। और हलाली याद रखिएगा, सम्राट अशोक आप जानते हैं कि इन्होंने, आपने जब पढ़ा है इसमें कि बौद्ध धर्म ज्वाइन किया था, लेकिन इसके पहले काफ़ी क्रूर थे। उन्होंने 99 भाइयों का वध करके या हलाल करके जो है जो राजा बने थे, तो हम सम्राट हलाल करने से आपको हलाली
याद रहेगा। 49 की बात करें, निम्न में से कारकों में से कौन सा कारक जो है बताता है कि प्रायद्वीपीय नदियों में पूर्व की ओर ही क्यों बहती हैं? तो सिंपल सा उत्तर है डी वाला, कि पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट नीचे है, और जहाँ जो घाट नीचे रहेगा नदियाँ उसी तरफ बहेंगी। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो चंबल की बात करें, बेतवा की बात करें, आप देख रहे हैं कि उत्तर की ओर बही हैं। तो क्यों बही हैं? क्योंकि उत्तरी जो ढाल है वो नीचे है। अगस्त 2020 को भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का जो है शुभारंभ किया गया। कहाँ पर? तो ये गुवाहाटी में किया गया, अगस्त 2020 में किया गया। गुवाहाटी में जो ब्रह्मपुत्र नदी है असम में, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर से किया गया है। वहाँ पे एक डोल गोविंदा मंदिर है, उसके ऊपर ये किया गया है गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण के द्वारा, और 1.82 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो भारत का सबसे लंबा रोपवे हो गया। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा अगस्त 2020 में किस स्थान पर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल की शुरुआत की गई? तो ये अंडमान निकोबार में की गई। और अंडमान निकोबार आपको पता है कि मेनलैंड से थोड़ा सा दूर है, तो इस परियोजना के तहत समुद्र के भीतर 2300 किलोमीटर लंबी केबल बिछाया गया, ताकि वहाँ पे हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अंडमान निकोबार के लोगों को मिल सके। 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार की बात की गई है, तो ये किसको मिला है? WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसको 2020 का नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। और ये भूख से निपटने क्यों मिला है? क्योंकि भूख से निपटने के प्रयासों और संघर्ष को देखते हुए ये दिया गया है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। इसका मुख्यालय इटली के रोम में है, ये याद रहना चाहिए आपको। 2020 में एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किस राज्य की बात करें? तो ये बड़ा कॉमन प्रश्न है, पता ही होना चाहिए कि इस सौर ऊर्जा में सबसे बड़ी परियोजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश में, वो भी रीवा तहसील में, रीवा जिले में। तहसील का नाम है गुड़, रीवा जिले के गुड़ तहसील में बनाई गई है, और इसको अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट कहा गया है। 250 मेगावाट की 3 यूनिट यहाँ पर हैं, मतलब टोटल हो गई 250 × 3 750 मेगावाट। काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में विस्तृत है, क्योंकि सोलर वाली यूनिट जो है काफ़ी एरिया लगता ही लगता है, 1590 एकड़ क्षेत्रफल में विस्तृत हैं ये, ठीक है। और भारतीय ऊर्जा विकास निगम और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम दोनों के संयुक्त उपक्रम से ये बना हुआ है। कोविड-19 महामारी में लॉकडाउन के दौरान किस राज्य में राज्य सरकार द्वारा बच्चों की स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में हमारा विद्यालय हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई, और 8वीं तक के पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए की गई। बोला वैसे ही माहौल देंगे हम, ऑनलाइन क्लासेस में घंटी बजेंगी, फिर इकट्ठा हो जाएंगे, 40-40 मिनट के लेक्चर होंगे, सेम ऐसा कोशिश की गई। 55 की बात हम यदि करें, भारतीय संसद राज्य के संसद जो है, चूँकि आपको पता है कि केंद्र का संसद केंद्र पे वो संघ सूची पे विषय कानून बनाती है, और राज्य सरकार जो है राज्य सूची पे बनाती है। समवर्ती सूची पे दोनों बना सकती हैं, लेकिन कोई विवाद होने की स्थिति में संघ वाला मान्य होगा। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी होती हैं कि राज्य के विषय पे संसद भी कानून बना सकती है, तो वो हमें पता होना चाहिए कि कब कब ये स्थिति निर्मित होगी। तो एक तो निर्मित होगी ये 352 के तहत, जब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति रहेगी, तब जो है संसद राज्य सूची पे भी कानून बना सकती है। दूसरा आर्टिकल आपको याद रखना है 249 के तहत राज्यसभा यदि 2/3 बहुमत से पारित कर देगी कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तब भी संसद उस विषय राज्य सूची के उस विषय पे कानून बना सकती है। तीसरा आर्टिकल याद रखना है 252 में क्या है? जब देश के 2 या 2 से अधिक राज्य वहाँ पर केंद्र में जो है वह संसद से अनुरोध करें कि हमारे यहाँ कानून हमारे लिए कानून बना दिया जाए, तब भी ऐसा हो सकता है। और एक आर्टिकल अंतिम है 253 जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुपालन में भी संसद राज्य सूची से संबंधित किसी विषय पे कानून बना सकती है। जैसे जम्मू कश्मीर है लगा हुआ, राजस्थान है हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगे हुए क्षेत्र है ना, पंजाब है, तो यहाँ के कुछ विषय ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लेके जो है वो उस पर संसद भी कानून बना सकती है। 56 में लिखा है कि कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में किए गए उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण होगा। तो जब एक ही आप ऑफिस के अंदर काम करते हैं, वहाँ जो सेटअप होता है कंप्यूटर का एक साथ, उसको हम बोलते हैं लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई हैं? तो आपको पता है कि जो है हमारे यहाँ शेड्यूल है, अनुसूचियाँ हैं, संघ सूची है, समवर्ती सूची है, राज्य सूची है, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जो इन तीनों में जिसका उल्लेख नहीं है, तो इनसे तीनों की सूचियों से बाहर हैं, उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल पावर या अवशिष्ट शक्तियाँ, जो हमें यहाँ भारतीय संविधान में किसको दी गई हैं? संघ को, मतलब संसद को दी गई हैं केंद्रीय स्तर पर। संघ लोक सेवा आयोग से जुड़े कुछ मुद्दे हैं। लिखा है कि नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, एज लिमिट बोला है 65 हो या 6 वर्ष, पद की अवमानना से पहले भी हटा सकते हैं, ठीक है, अध्यक्ष सदस्यों को कर सकते हैं, तीनों ही चीज़ें सही हैं।
फिर बात आती है लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है पीपीएससी में, तो इंदौर है। पूरी जानकारी आपको पता होना चाहिए। अभी जो है अस्थायी कार्यकारी हैं, अध्यक्ष हैं राजेश लाल मेहरा जी। 60 नंबर की बात करें, कुछ अमेंडमेंट्स की बात कर दिया है। तो मैं बता दूं कि जब से ये केशवानंद भारतीवाद आया था, इसके बाद से बोला गया कि संविधान के प्रत्येक भाग में, चाहे फंडामेंटल राइट हो चाहे वो प्रस्तावना हो, सब में संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते उसका मूल ढांचा प्रभावित ना हो। बेसिक स्ट्रक्चर की बात आई थी। और अभी हम इसकी बात करें कि कौन कौन से, तो 86 अमेंडमेंट याद होना ही चाहिए आपको। 86वां संविधान संशोधन 2002, क्योंकि इसके तहत क्या किया गया था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। इसके तहत आर्टिकल जो इसमें आर्टिकल 21A जो है 21A जोड़ा गया था। फिर 88वां संविधान संशोधन की बात करें तो सेवाओं पर कर का प्रावधान था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको टेबल में ऐसा होता है कि 2-3 भी, 1-2 भी पता है तो मैच कर लेते हैं। फिर 96 अमेंडमेंट की बात करें जो 2011 में हुआ था, तो ये उड़िया भाषा को ओरिया बोले थे, जब ओडिया बोलने लगे वो वाली बात थी। और 101वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये बिल्कुल याद होना चाहिए। इसमें जो GST है ना, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसका प्रावधान किया गया था। ये हुआ 60। अब 61 पे आ जाएं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा या भाषाएं जो हैं अपनाने की बात की गई है, तो इसमें याद रखिएगा आर्टिकल 345 है। इसके अनुसार किसी राज्य की विधानमंडल किसी भी भाषा को जिस राज्य में बोली जाती है राजभाषा का दर्जा दे सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल 345 हो गया। इसके अतिरिक्त आपको 343 पता होना चाहिए। 343 किस में है, भाग 17 में है, सेक्शन 17 में। भाग 17 में 343 में बोला गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी, देवनागरी। इसी तरीके से यदि 344 की बात करें तो ये भी पता होना चाहिए। इसमें राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों पर सलाह देने के लिए राजभाषा आयोग बनाने की बात की गई है। भारत में राजभाषा आयोग फिर बना भी। 62 की बात करें कि जब 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा वृद्धि दर में कमी किस संभाग में हुई, तो सबसे कमी थी शहडोल में। और यदि उल्टा प्रश्न आया, वृद्धि की बात करें तो सबसे ज़्यादा वृद्धि थी रीवा में। इसी तरीके से यदि हम, ये तो संभाग की बात हुई, जिलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा वृद्धि थी इंदौर जिले में 32.88। और यदि हम न्यूनतम वृद्धि की बात करें तो वो थी अनूपपुर में 12.3। फिर आता है भारत शासन अधिनियम 35 में के तहत अनुदेश पत्र को 1950 में जब भारत में संविधान बना तो किस रूप में शामिल किया गया, तो याद रखिएगा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उस रूप में शामिल किया गया। ये है कि 19 का पूछ लिया इन्होंने ग्रैंड स्लैम, हालांकि पुरानी चीज़ हो गई। 19 का जो चौथा ग्रैंड स्लैम था जिसमें किसने जीता पुरुषों के, उसमें तो राफेल नडाल ने। आप करंट देख लीजिएगा 20 वाले। कौन सा शब्द जो है बैंकिंग से संबंधित नहीं है इन्होंने पूछ लिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि SLR जो है और CRR है, फिक्स डिपॉजिट है, ये तीनों जो है बैंकिंग से संबंधित है। क्या होती है SLR, क्या होता है, वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, किसी देश की मुद्रा की ये नई चीज़ें, पहले हम आपको NER बता दें, फिर हम इन तीनों को टर्म बता देंगे। तो जो NER है मतलब नेशनल नॉमिनल बोलते हैं, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये बताता है कि किसी एक देश की मुद्रा अन्य देश की मुद्रा की तुलना में कितनी माप है, मतलब क्या वैल्यू है। तो ये डायरेक्टली बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, बाकी अलग अलग हम SLR की बात करेंगे, हम जिसको हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या वैधानिक तरलता अनुपात बोलते हैं। तो यह किसी भी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह प्रतिशत है जो नगद या स्वर्ण या विदेशी मुद्रा के रूप में उसको अनिवार्य रूप से संबंधित बैंक को रखना पड़ता है। जबकि हम CRR की बात करें, कैश रिजर्व रेशियो की, तो CRR किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा का वह प्रतिशत है जो उसे RBI के पास अनिवार्य रूप से जमा रखना पड़ता है। और फिक्स डिपॉजिट तो आप जानते ही हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की बात करें तो स्थापना हुई 2007 में, लेकिन जो एक्ट है, हर जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो सामरिक निकाय है, वो किसी एक्ट के तहत ही उनका जो है वो निर्माण हुआ है। तो एक्ट जो है बाल संरक्षण वाला 2005 का है और उसके तहत 2 साल बाद 2007 में आयोग की स्थापना हुई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स गुवाहाटी में 2020 में मध्य प्रदेश में कुश्ती अकादमी के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था, प्रश्न ये है। तो नाम याद रखिएगा, स्वर्ण पदक जीता था प्रियांशी प्रजापति ने। और ये भी याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में कुल 11 स्वर्ण सहित 31 पदक मिले थे। कुछ और भी खिलाड़ियों के नाम आप चाहें तो याद रखें, वर्षा पांडे और छाया पटेल और प्रियंका यादव, ये सभी जो हैं कुश्ती से रिलेटेड हैं।
फिर मध्य प्रदेश में सबसे व्यस्त, सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश बोल रहा हूँ, वर्ल्ड में, संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग ये उत्तरी अटलांटिक का है, क्योंकि अटलांटिक की पोजीशन आप जब मैप में देखेंगे तो एक तरफ यूरोप पड़ेगा, दूसरी तरफ पूर्वी उत्तरी अमेरिका का पूर्वी छोर पड़ेगा, और दोनों ही बहुत डेवलप्ड कंट्रीज से लगा हुआ एरिया है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा व्यापार वहीं है। लेटराइट मिट्टी की बात किया तो ये जो है इसमें स्पष्ट नहीं है, मालाबार में भी है, कुछ बुंदेलखंड इधर भी है, तो स्पष्ट नहीं है इसमें, इसका उत्तर बाद में डिस्कस मैं करूँगा, लेकिन इसमें चूँकि मिक्स टाइप का क्वेश्चन है तो एग्जैक्ट नहीं है। फिर 17 भारतीय राज्यों में किस में वन क्षेत्र की बात किया है तो सबसे ज़्यादा जो है वो मिजोरम में है, 90.38% है। ये प्रतिशत वाइज, परसेंटेज की दृष्टि से फॉरेस्ट एरिया की बात करें हम तो मिजोरम फर्स्ट है, और जो है अरुणाचल प्रदेश जो है वो सेकंड है। जबकि टोटल एरिया की बात करें यदि हम तो मध्य प्रदेश फर्स्ट है और अरुणाचल प्रदेश सेकंड है। ये डिपेंड करता है जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है 2019 में जो जारी हुई है उसके अकॉर्डिंग। कौन सा एक स्थलरूप देश है तो बोलीविया, दक्षिण अमेरिका का देश है बोलीविया। ये लैंड लॉक्ड है, मतलब ये समुद्र से नहीं घिरा बल्कि अन्य देशों से ही घिरा है, जिसको हम स्थलरूप या लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं। तो ये जो बोलीविया है ये ब्राज़ील, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे आदि देशों से घिरा हुआ है। 71 की बात करें, 72 कौन सा गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किया तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने चांदी की मुद्राएं जारी किया था। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर भारत के पश्चिम केंद्रीय रेलवे जोन का मुख्यालय है तो पमरे, मतलब पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कौन सा है, जबलपुर में है। 2013 में इसको रेलवे जोन बनाया गया था। किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट और भारतीय प्रशासन को अधीन कर लेने के प्रेरित किया तो जो प्लासी की लड़ाई है वो पहले हो गई थी 1757 में। बक्सर की बात करें तो 1764 में, लेकिन जो सिपाही विद्रोह है जो बाद में 1857 मतलब प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष जिसको कहा जाता है, 1857 की क्रांति कहा जाता है, उसके बाद ही जो है 1858 का एक्ट आया जिसमें यहाँ का शासन किसके अधीन कर दिया गया, सीधे इंग्लैंड के सम्राट के। तो उत्तर होगा सिपाहियों का विद्रोह। 75 नंबर की बात करें हम कि गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था कि गांधी मर सकते हैं किंतु गांधीवाद नहीं, तो 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी, जहाँ पे मूल अधिकारों की बात भी सबसे पहले आई थी। वहाँ पर गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते हैं किंतु गांधीवाद नहीं। कौन सा मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है तो मलखम्ब है, कई बार पूछा है। 2013 में इसको मलखम्ब को राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया, और 2013 में ही जो है मलखम्ब के क्षेत्र में एक नया पुरस्कार प्रभात जोशी अवार्ड जो है वो प्रारंभ किया गया। राष्ट्रकूटों के योगदान की बात किया है तो कैलाश मंदिर भी है ऑप्शन, और नीचे लिखा है कन्नड़ साहित्य के 3 कवि पंबा पुन्ना और रान्ना और कैलाश मंदिर, तो कैलाश मंदिर दोनों में ऐड किया है, तो उत्तर है इसका बी। मतलब कैलाश मंदिर का निर्माण तो करवाया राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों में जो शासक थे कृष्ण प्रथम, उन्होंने करवाया था, और साथ ही राष्ट्रकूटों के दरबार में कन्नड़ के 3 प्रमुख कवि थे, पन्ना, पुन्ना और रान्ना थे। ये त्रिरत्न कहलाते हैं कन्नड़ साहित्य के, इसलिए दोनों योगदान हैं। जैन साहित्य की बात करें तो इसमें केवल एक कथन सत्य है, क्योंकि जैन जो है पवित्र ग्रंथ है वो आगम कहे जाते हैं, लेकिन जो जैन ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, पाली में नहीं लिखे गए। पाली में बौद्ध लिखे गए, जैन किस में लिखे गए हैं, प्राकृत में। सतना वाले सीमेंट की बात किया है, बिरला कारपोरेशन का है, याद रखिएगा। सतना में जो सीमेंट कंपनी है, पहले सीमेंट कंपनी की बात कर रहे हैं तो ये मुरैना में वानमोर में लगी थी, मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट कारखाना ACC वानमोर मुरैना में 1922-23 में। अस्सी नंबर की बात करें कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र कितने हैं तो 26 औद्योगिक क्षेत्र हैं, और उसमें से जो 6 हैं उनको भारत सरकार ने मान्यता दी है, स्वीकृत हैं। तो 6 के नाम तो कम से कम आप याद ही रखिए। पीथमपुर जो धार में है, मेघनगर जो झाबुआ में है, पीलूखेड़ी राजगढ़ में है, पुरैना पन्ना में है, मनेरी मंडला में है, और मालनपुर भिंड में भी। और भी बहुत सारे हैं, सिद्धगवा है, सिद्ध विहार है, बोरगांव है। राज्य में कौन सा उद्योग संवर्धन नीति जो है लागू की गई तो 2014 में। पाषाण काल से संबंधित जो भीमबेटका है कहाँ पर है, भीमबेटका की गुफाएं, ये रायसेन में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से पता ही होना चाहिए। 2003 में यूनेस्को ने भी इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल कर लिया है। प्रसिद्ध मंदसौर अभिलेख जो है अवलिकर वंश के किस शासक से है तो ये मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित प्रश्न है, बिल्कुल उसमें कई प्रश्न आने की संभावना। बंधुवर्मन से है। बाद में आपको पता है कि यशोवर्मन भी इसी वंश अवलिकर वंश के शासक हुए। आप अक्सर आपको ये भी मिलेगा कि मंदसौर, उन्होंने भी इसमें फिर कुछ अंकित करवाया, तो बंधुवर्मन, क्योंकि यहाँ यशोवर्मन नहीं है, यशोवर्मन भी ऑप्शन हो सकता है
क्योंकि उनका भी लेख इसी में अंकित है। मध्यकाल में बुंदेलों की राजधानी क्या थी, तो याद रखना है आपको, ओरछा थी बुंदेलों के। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक बुंदेलों के छत्रसाल थे, जो मुगल दरबार में मनसबदार थे, और बाद में वीर सिंह बुंदेला ने ही जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी। ये भी पूछा जा सकता है। नारंग कप की बात करें तो बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन से संबंधित अन्य कपों की बात करें तो चड्डा कप, अमृत दीवान कप, ये सब बैडमिंटन से संबंधित हैं। फिर पूछा इन्होंने 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा कि जो कार्य करने की दर को जो कि शक्ति कहते हैं, और इसका SI मात्रक वाट होता है, और 1 वाट घंटा जो है वो 3600 जूल के बराबर होता है। एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। ये जूनियर पुरस्कार है, जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक है। और जूनियर खिलाड़ियों का मतलब 18 वर्ष से कम नहीं बल्कि 19 वर्ष तक के खिलाड़ियों को जूनियर खिलाड़ी माना जाता है, 19 वर्ष से कम के खिलाड़ियों को। 88 की बात करें कि जो जियो स्टेशनरी या भूस्थिर उपग्रह का जो आवर्तकाल है कितने पीरियड में घूमता है, तो पृथ्वी की घूर्णन गति के समकक्ष होता है वो 24 घंटे। बड़े बैकअप डेटा को संग्रहित करने के लिए किस संग्रहण डिवाइस का तो है चुंबकीय क्षेत्र, बड़े डेटा को संग्रहित करने में काम आता है। टेली रोबोटिक्स की बात करें तो रोबोटिक्स का वह क्षेत्र है जो दूर से ही नियंत्रण किया जा सकता है। दूर से कैसे नियंत्रण करेंगे, वायरलेस नेटवर्क से, वाईफाई से, ब्लूटूथ से, इनके माध्यम से किया जाएगा। रेलवे मंत्रालय ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए जो वेबसाइट शुरू की है वो IRCTC इन है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन .in। कौन जो है वर्ल्ड वाइड वेब प्रयोग करने के लिए होता है, ब्राउज़र इन लिखा है, ठीक है। प्रमुख रूप से वर्ल्ड वाइड वेब प्रयोग करने के लिए ब्राउज़र का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग प्राइवेट नेटवर्क में वेब सर्वर द्वारा मिलने वाली जानकारी और फाइल सिस्टम में फाइल एक्सेस करने के लिए होता है। सतत विकास सूचकांक जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, धारणीय विकास बोलते हैं, 2020 में भारत का रैंक की बात करें तो 117 है। फर्स्ट और सेकंड थर्ड की बात करें तो स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड है। सस्ते डिजिटल कैमरे की तरह होते हैं और आपस में कंप्यूटर में जुड़े होते हैं। इसका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग या लाइव वेब ब्रॉडकास्ट में होता है। तो वीडियो वेब कैम क्या होगा, वेब कैम। चैट या इंस्टेंट मैसेजिंग की खोज किसने की थी, जो इंस्टेंट मैसेजिंग का IM होता है ना, तो चैट जो है जो व्हाट्सएप की बात करें ये है, इसमें आप जैसे मैसेज टाइप करते हैं सामने वाले को मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंट मैसेजिंग। ये ब्रायन एक्टन ने की थी। खाद्यान्नों के प्रिजर्वेशन के लिए प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट। देश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, तो खेल विद्यालय स्थापित किया गया मणिपुर में। ये पहला जो है देश का केंद्रीय स्तर का सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो वहाँ स्थापित किया गया। इसका मेन उद्देश्य था शारीरिक शिक्षा और खेल को, शोध को, विकास को बढ़ावा देना। कैंसर के उपचार के लिए रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 2 में पूछा गया था। कोबाल्ट कैंसर के लिए किसका यूज़ किया जाता है, कोबाल्ट 60 का। जबकि हम यदि यूरेनियम और प्लूटोनियम की बात करें तो इसका उपयोग नाभिकीय ऊर्जा में संयंत्रों में होता है। फीफा वर्ल्ड कप 22 की बात करें तो ये कतर में प्रस्तावित है। और अंतिम प्रश्न है कि मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से जो है स्टेनलेस स्टील अचुंबकित हो जाता है, तो क्रोमियम। उम्मीद है कि मैंने काफ़ी जल्दी इसको कोशिश किया है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो सके, और नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य प्रश्नों को लेकर चलेंगे। धन्यवाद।